गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। इसमें आपको 2 वीडियो दे चुके हैं, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, ये आपका थर्ड वीडियो है, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे मुगल काल के बारे में। और हम आपको बोले थे कि औरंगजेब जो है वो अंतिम शासक था, ऐसा हम बोल दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद भी बहुत सारे शासक थे, और अगर अंतिम शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक था। अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख मीर जाफ़र, कलकत्ता के अधिकारी मानिक चंद, धनी व्यापारी अमीर चंद व नवाब विरोधी कुछ अन्य लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला का जो प्रमुख था मीर जाफ़र, उसको अपने इधर कर लिया था। कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद, इन सबको अपने साइड कर लिया था। इसके बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध हमला कर दिया। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ। सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। कब ये युद्ध जो है 1757 ईस्वी में किया गया, सिराजुद्दौला पराजित हो गया इसमें, और सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को कई तरह की सुविधाएं दी। बंगाल में 24 परगने की जमींदारी और युद्ध के हर्जाने के रूप में 1,70,00,000 रुपये दिए, किंतु कंपनी को मांगों का अंत नहीं हुआ। मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों को बहुत सुविधाएं दी, और बंगाल में 24 परगने नाम की एक जगह है, उनकी जमींदारी दी, और युद्ध के हर्जाने के रूप में, तो युद्ध में कितना खर्च हुआ, कितना उनको घाटा हुआ, तो उसके रूप में वो 1,70,00,000 रुपये दिए। 1,70,00,000 रुपये समझ सकते हैं आप, इतिहास में उन दिनों कितना होगा। किंतु कंपनी को मांगों का अंत नहीं हुआ। अंग्रेज़ की जो कंपनी थी उनका मांग का अंत नहीं हुआ। 1760 में कंपनी ने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से समझौता करके मीर जाफ़र को अपदस्थ कर दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर 1760 ईस्वी में क्या किया, मीर जाफ़र के दामाद मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड को, दूल्हे को, मीर कासिम को समझौता करके मीर जाफ़र को हटा दिया गया, उसके पद से हटा दिया गया, और मीर कासिम को 1760 से 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की जिम्मेदारी प्रदान की। और मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, तो वर्धमान जगह का नाम है, मिदनापुर है, और चटगांव जिले की जिम्मेदारी प्रदान कर दी। मीर कासिम अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब नहीं बना। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और खजाने बढ़ाने के उपाय किए। मतलब मीर कासिम जो था वो कठपुतली नहीं बना। कठपुतली वो होता है जिनको अपने इशारों से, अपने हाथों से नचाया जाता है। जैसे मीर जाफ़र जो था वो क्या था, अंग्रेज़ों का कठपुतली था। ये कठपुतली नहीं बना। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और खजाने बढ़ाने के उपाय सोचने लगे कि कैसे क्या किया जाए जो खजाना बढ़े। खजाना क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारे धन जमा करके रखते हैं। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से दूर होने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी। मतलब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो, मतलब जो काम वो नवाब करते थे उसमें अंग्रेज़ हमेशा हस्तक्षेप करते थे। हस्तक्षेप मतलब हुआ कि मतलब उनके काम में दखल अंदाजी देना। तो इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक व अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग तथा भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने पर मीर कासिम ने अंग्रेज़ को रोकने का प्रयास किया, परंतु सफल ना हुआ। मतलब अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक मतलब अन्य सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगा। वो उनको जो सुविधा दिया गया था उसका दुरुपयोग करने लगे, और भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने लगा। मीर कासिम ने अंग्रेज़ को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मतलब मीर कासिम सफल नहीं हो पाया इन सब चीज़ों में। अतः उसने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी। तो उसने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया कि अगर अंग्रेज कर नहीं देंगे तो आप लोग भी कर नहीं दीजिएगा। कर मुक्त व्यापार कर दिया। इन सब बातों से अंग्रेज कुपित हो गए। अंग्रेज का कुपित मतलब हो गया कि वो गुस्सा हो गए।
अतः 1763 में मीर कासिम व अंग्रेज के मध्य 3 संघर्ष हुए। 1763 ईस्वी में ही क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 3 संघर्ष हो गया, मतलब 3 लड़ाई हो गया। 3 संघर्ष का मतलब 3 बार युद्ध हो गया, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। इसके बाद मीर कासिम ने पटना में अंग्रेज अधिकारी एलिस व कुछ अन्य अंग्रेजों को मार दिया तथा अवध के नवाब सिजाउद्दौला के पास पहुंचा। लेकिन मीर कासिम जो संघर्ष किया 3 बार, उसमें वो मारा नहीं गया, बल्कि उन्होंने आकर के पटना में अंग्रेज अधिकारी जो था एलिस को मारा और कुछ अन्य अंग्रेजों को ही मारा और अवध के नवाब सिजाउद्दौला के पास पहुंचा, सिजाउद्दौला के पास गया। मीर कासिम, सिजाउद्दौला व दिल्ली से पलायित मुगल बादशाह शाह आलम ने एक समझौता करके अंग्रेजों पर हमला कर दिया। मतलब पलायित मुगल बादशाह मतलब हुआ क्या, पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जो मुगल बादशाह गए, शाह आलम, मतलब इन तीनों ने समझौता किया और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। मतलब ये तीनों एक साथ हो गए, संयुक्त सेना हो गए। कौन कौन तीनों एक साथ हुए, मीर कासिम, सिजाउद्दौला व बादशाह शाह आलम, ये तीनों मिलकर भी युद्ध किए, फिर भी वो अंग्रेजों से हार गए। इस मतलब अंग्रेज में कौन था, तो मेजर हेक्टर मुनरो, उन्होंने संयुक्त सेना को भी हरा दिया। मीर कासिम भाग गया और 1777 ईस्वी में दिल्ली के निकट उनकी मृत्यु हो गई। उस युद्ध में क्या हुआ, मीर कासिम भाग गया था, लेकिन 1777 ईस्वी में उनके दिल्ली के निकट मृत्यु हो गई थी। अवध का नवाब सिजाउद्दौला अंग्रेजों के अधीन हो गया तथा शाह आलम अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया। सिजाउद्दौला क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया, मतलब अंग्रेजों के गुलाम हो गए, और शाह आलम अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया। मतलब वो जैसे वो बादशाह था, लेकिन वो क्या हुआ, अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया कि अंग्रेज के बस में हो गया वो। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है। इससे भारत में, विशेषतः बंगाल में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता व दबदबा स्पष्ट हो गया। अंग्रेज ने मीर कासिम के भागने के बाद मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मतलब बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज की सर्वश्रेष्ठता, मतलब ये यहाँ पे शासन कर रहे हैं, विशेषतः बंगाल में जगजाहिर हो गया था। और मीर कासिम के भागने के बाद मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। पहले मीर जाफर ही नवाब था, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया था, लेकिन मीर कासिम के भागने के बाद मीर जाफर को बना दिया गया था, क्योंकि मीर जाफर क्या था, वो अंग्रेजों की कठपुतली था। 1765 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र निजामुद्दौला नवाब बना। 1765 ईस्वी में क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद निजामुद्दौला नवाब बना। ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद की संधि करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तथा हैदराबाद के उत्तरी जिले को जागीर के रूप में प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव ने क्या किया, मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर इलाहाबाद की संधि कर ली और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवाने खास होता है, जो दीवानी होता है, मतलब ये सब क्या, ये सब राज्य भी जो है, तथा हैदराबाद का उत्तरी जिला जो था वो भी जागीर के रूप में प्राप्त कर लिया। जागीर क्या होता है, जैसे ज़मीन कि ये मेरा जागीर है, जिस पे वो शासन करे। निजामुद्दौला से एक अन्य संधि करके अंग्रेजों ने उसे सेना कम करने और बंगाल का शासन कंपनी की सहमति से नियुक्त नायब सूबेदार के माध्यम से करने का समझौता किया। इस प्रकार 1765 ईस्वी के बाद बंगाल के प्रशासन व दीवानी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण आधिपत्य हो गया। अंग्रेजों ने निजामुद्दौला से, जो वहाँ का नवाब था, संधि करके सेना कम कर दिया। बंगाल का जो शासन था कंपनी की सहमति से नियुक्त नायब सूबेदार के माध्यम से, जो नियुक्त था नायब सूबेदार, उसके माध्यम से करने का समझौता किया। इस प्रकार 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल का जो प्रशासन व दीवानी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण आधिपत्य हो गया। मतलब अगर सीधी भाषा में कहा जाए कि पूरे बंगाल का जो
अधिकार था, शासन था वहाँ पे, जो शासन किया अंग्रेज़ों ने, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज़ों का ही था, तो बंगाल का शासन अंग्रेज़ों के पास हो गया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जो कि हम आपको पीछे पढ़ा चुके बताए थे। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल का पूर्ण आधिपत्य जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया। इस संधि के द्वारा शाह आलम को मुगल सम्राट स्वीकार कर लिया गया। इस संधि के बाद क्या हुआ, शाह आलम को मुगल सम्राट स्वीकार किया गया। अंग्रेज़ों ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया तथा शाह आलम को इसके बदले में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। अंग्रेज़ों ने 26 लाख रुपया दिया वार्षिक के तौर पे, लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। शाह आलम को इस प्रकार उस 26 लाख रुपए के बदले में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। कंपनी को भारत में राजस्व वसूली करने का अधिकार मिल गया। कंपनी को क्या मिल गया, भारत में राजस्व वसूल करने का, जिसको कर बोलते हैं। अंग्रेज़ों की कंपनी का यह बंगाल में सीधा शासन करने का प्रथम कदम था। राजस्व वसूली करने लगा, और जैसे कोई सरकार होता है तो वो, जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं अभी, अगर वो टैक्स कोई अंग्रेज अगर लेना शुरू कर दे तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्या समझेंगे कि वो हम पे शासन कर रहा है। तो अंग्रेज की कंपनी का यह बंगाल में सीधा शासन करने का प्रथम कदम था, मतलब पहला कदम था। नवाब सिराजुद्दौला ने 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को वार्षिक देकर अवध को पुनः प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेज इलाहाबाद की संधि द्वारा इलाहाबाद, अवध, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के स्वामी बन गए। मुगल सम्राट उनके संरक्षण में मात्र पेंशनर बनकर रह गए। मुगल सम्राट क्या था, अब अंग्रेज जो है उनको पहले 26 लाख रुपया दे करके बिहार को, मतलब दीवानी जा करके दे दिया अंग्रेज़ों को। अब जो है 50 लाख रुपया अंग्रेज़ दे रहे थे उसको, और इस तरीके से बंगाल के साथ साथ इलाहाबाद, अवध, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के स्वामी बन गए कि इस पर उनका शासन था और वो राजस्व वसूल रहे थे। मुगल सम्राट उनके संरक्षण में मात्र पेंशनर बन के रह गए। मुगल सम्राट सिर्फ पेंशनर बन के रह गए। अब नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का विस्तार। 1767 से 1805 ईस्वी तक का इसमें दिया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 से 1805 ईस्वी की अवधि में एक व्यापारी संस्था मात्र न रहकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। क्या था कि वो पहले क्या था, व्यापारी संस्था था, एक कंपनी थी, लेकिन अब वो क्या हो गया, सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। लोगों के कल्याण कार्यों का उत्तरदायित्व तो नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। अब दूसरी दोहरी शासन व्यवस्था क्या होता है, ये हम देखते हैं। वैसे लोक कल्याण जो होता है वो नवाबों पे थी, लेकिन अब क्या हो गई, ये अंग्रेजों के अधीन हो गई। कंपनी की ओर से नियुक्ति उप दीवान कंपनी के राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज देती थी। इस प्रकार बंगाल का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 ईस्वी में पहले बंगाल का गवर्नर तथा फिर 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। यहाँ पे दोहरी व्यवस्था थी कि मतलब यहाँ पे कर भी लिया जाता था और उनका मतलब कल्याण भी किया जाता था। लेकिन जब वो कंपनी राजस्व एकत्रित करते थे, अगर ज़्यादा जा कर के अगर जैसे राजस्व वसूली करने लगा, उससे क्या क्या शेष राशि मतलब कुछ यहाँ पे काम करती थी और शेष राशि जो थी वो क्या करने लगी, ब्रिटेन भेजने लगी। भारत का जो पैसा था धीरे धीरे बाहर जाने लगा। और बंगाल का गवर्नर कौन बन गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और वो गवर्नर के पास गवर्नर जनरल भी बन गया। और इस तरीके से उन्होंने दोहरी व्यवस्था का अंत कर दिया।